किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हम फसल को न्यूट्रिएंट्स खाद के रूप में देते हैं उनकी स्प्रे करने बारे में। और इसी चर्चा को आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है। बहुत से किसान भाई स्प्रे के द्वारा खाद आपस में मिलाकर पोषक तत्व पौधों को दे रहे हैं। उसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। यदि आप मेरी बात से सहमत हो और यदि इसी तरह की ट्रिप या इसी तरह की जानकारी सुनने के इच्छुक हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और सभी साथियों तक इस आवाज़ या इस जानकारी को पहुंचाएं, इसलिए उसको शेयर भी करें। साथियों, बहुत से किसान भाई नरमा हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे सरसों हो, उसमें खाद की स्प्रे करते हैं। वो डीएपी, यूरिया, जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन आदि सभी खादों को मिलाते हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि डीएपी और यूरिया को आप अच्छी तरह से मिला सकते हैं और स्प्रे कर भी सकते हैं। इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, चाहे आप गेहूं पर करें, चाहे सरसों पर करें या कोई अन्य फसल पर करें। परंतु इसके साथ हम जिंक मिलाते हैं। वो जिंक मिलाने से घोल फट जाता है और उसका रिजल्ट सही नहीं आता। साथियों, चिलेटेड जिंक यदि इसमें मिलाया जाए और फटाफट स्प्रे कर दिया जाए तो कारगर है, परंतु किसान इतना जल्दी नहीं करता। वो घर से मिला के ले जाता है और फिर स्प्रे करता है। तो इसमें जिंक है, कई खादों में मैग्नीशियम है, पोटास है। ये सभी खाते जो रासायनिक हैं, ये आपस में नहीं मिलाई जा सकती। इसको चेक करने का एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यानपूर्वक सुने। आप डीएपी यूरिया मिला लें, वो जो मिक्स घोल बन जाएगा, उस घोल के अंदर आप चाहे जिंक हो, चाहे मैग्नीशियम हो या बोरोन हो, जो भी आप मिलाना चाहते हैं, एक अलग से थोड़ा घोल लें, उस बर्तन में डालें। उस बर्तन में जो आप मिला रहे हैं वो पोषक तत्व उसमें मिलाएं, वो खाद उसमें मिलाएं और देखें कि घोल फटता है या नहीं फटता। यदि घोल फट जाता है तो वो स्प्रे आपकी कारगर नहीं है, आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। क्योंकि फटा हुआ घोल कभी भी किसी फसल पर नहीं डाला जा सकता, वो फायदे के बजाय नुकसान ही करेगा। साथियों, वैसे यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत से विशेषज्ञों ने ये सर्च करके इस पर डाल रखा है भी कौन कौन सी खाद्य आपस में मिलाई जा सकती है, उनका स्प्रे किया जा सकता है। परंतु इसका सीधा और सरल तरीका एक ही है कि आप जो घोल बना रहे हैं उसमें पहले थोड़ा जिंक मिला के देख लें, 2 घंटे उसको पड़ा रहने दें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फटता या नहीं फटता। यदि फटता है तो जिंक उसमें नहीं मिलाएं, मैग्नीशियम मिला के देख लें। जो भी खाद आप मिलाना चाहते हैं वो मिला के पहले चेक कर लें। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप डीएपी और यूरिया का ही स्प्रे करें, उसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, बोरोन आदि नहीं मिलाएं, क्योंकि आपका खर्चा भी वेस्ट होगा और ये रिजल्ट भी कम दिखाएगा। हाँ, एक बात आपको मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप लिक्विड पोटास, जो रासायनिक पोटास आती है K2O फार्मूला जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, उसकी आप गेहूं के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। वो जब कर सकते हैं जब उनकी बलियां निकलने का समय हो। सरसों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि सरसों पर जो फूल लगे हैं उनके साथ साथ ये दाने बनते बनते आ रहे हैं फलियों में, तो वो भी उसमें कारगर होगी। पर ज़्यादातर सब सरसों के अंदर आप सल्फर का प्रयोग करें या सल्फर की स्प्रे करें, जो लिक्विड में आती है 80% WB वाली, जो साथ में फंगस को भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि ये कंटैक्ट फंगिसाइड का काम करती है और दानों में तेल भी भरेगी, दानों को मोटा भी करेगी। सरसों में डीएपी और यूरिया की स्प्रे करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। परंतु गेहूं में कई किसान भाइयों की गेहूं पीला पड़ गया है या कम ग्रो कर रहा है, तो उसके ऊपर हम डीएपी यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं। बाजार से एनपीके या और कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के अंदर 2 किलोग्राम डीएपी, 1 किलोग्राम यूरिया, 3 किलो वजन का पानी के अंदर मिक्स घोल बनाएं और प्रति टंकी जितना पानी आप मिला लीजिए। यदि आप 10 लीटर मिला रहे हैं तो 2.5 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से 4 लीटर टंकी, 4 टंकी 1 एकड़ में डाल दीजिए, आपको रिजल्ट ठीक मिलेगा। 5 डाल देगा तो 2 लीटर प्रति टंकी मिला लो, 6 डालनी है तो 1.5 लीटर प्रति टंकी मिला लो, तो आपको रिजल्ट ठीक मिलेगा। हाँ, इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ।
यदि आप जैविक में या ऑर्गेनिक जो सिस्टम है उसमें कई भाई क्या करते हैं, अपने घर के ऊपर पोषक तत्वों का घोल बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि सबसे बेस्ट और बढ़िया तो रहता है मोरिंगा, सहजन। यदि किसी भाई के पास 5 या 7 10 पेड़ मोरिंगा या सहजन के लगाए हुए हैं तो आप उनकी पत्तियों का रस निकालिए, उनको पत्तियों को पानी में भिगो दीजिए 10 दिन 15 दिन। जब वो पड़ी रहेंगी तो वो पूरा का पूरा जो रस है उस पानी में आ जाएगा। उसके अंदर आप कैल्शियम की पूर्ति के लिए चूना मिलाइए और पोटास की पूर्ति के लिए आप बेलगिरी मिलाइए। बेलगिरी भी 10 20 50 बेलगिरी ले लीजिए, उनको तोड़ मरोड़ के उसके अंदर डाल दीजिएगा। जो ये सहजन, चूना और बेलगिरी का जूस बढ़ेगा वो कारगर होगा, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। परंतु मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ये जब घोल बनाएंगे उस जैविक वाला, इसमें आपको समय लगेगा साथियों, क्योंकि ये जो काम जैविक में कर रहे हैं वो लोग अपना 15-15 20-20 दिन महीने पहले इसकी शुरुआत कर देते हैं, और जब समय आता है तो ये गड़ सड़ कर तैयार हो जाता है, उसके बाद में इसकी स्प्रे करते हैं। क्योंकि सहजन और मोरिंगा के अंदर वैसे तो 92 प्रकार के न्यूट्रिशन हैं और ये मनुष्य के खाने में भी काम आता है। यदि कोई मनुष्य सहजन पाउडर को 2 या 5 ग्राम प्रतिदिन जो खाता है, खुद खाता है, तो भी अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है और शरीर में के अंदर जितने भी विटामिन हैं उसकी पूर्ति भी करता है। परंतु यदि हम इसका खेती में प्रयोग करेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट देता है, और बहुत से किसान भाई इसका प्रयोग कर भी रहे हैं। परंतु हमारे एरिया में इसका प्रचलन कम है, क्योंकि जानकारी के अभाव में ये पौधा बहुत ही कम विकसित किया गया है। कुछ कुछ किसानों ने अपने खेतों में लगा रखा है। ज़्यादातर किसान रासायनिक पर डिपेंड है, और रासायनिक जो सरल तरीका है, जो जल्दी घोल तैयार हो जाता है, उसमें मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है, उसी की ओर किसान कारगर होता है। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो भी खाद का स्प्रे करें, डीएपी यूरिया तो आप मिला भी सकते हैं, यूरिया के साथ आप कुछ भी मिला सकते हैं, यूरिया के साथ आप जिंक भी मिला सकते हैं, यूरिया के साथ आप मैग्नीशियम में। परंतु यदि डीएपी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आपको घोल की जो घोल बन रहा है उस घोल की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी खाद उसमें नहीं मिलाएं कि वो घोल फट जाए और हमारी मेहनत व पैसे व्यर्थ में चले जाएं। इसलिए कृपया करके साथियों, मैंने आपको ये बात पूरी विस्तार से बताई, आप इस बात का ध्यान रखें। जहाँ भी गेहूँ पीली पड़ी हो या ग्रोथ नहीं कर रही हो, फसल कमज़ोर दिखाई दे रही हो, तो आप पानी लगाने के बाद इस घोल का स्प्रे कर सकते हैं। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना है साथियों, यदि आपने पालकिया या बथुआ खत्म करने के लिए एलग्रिप या 2,4-D की स्प्रे की है, और या फिर आपने जई या गुल्ली डंडा खत्म करने की स्प्रे की है, तो फिर इस स्प्रे को कम से कम 1 हफ्ता तक टाल दें। यदि आप उसके साथ या उसके 2 या 3 दिन के बाद इस स्प्रे को करेंगे तो आपकी जो पालकिया या बथुआ वाली 2,4-D या एलग्रिप है उसका, या फिर जई वाली जो भी दवाई आप डाल रहे हैं उसका रिजल्ट कम दिखाई देगा, क्योंकि इससे पौधे को ताकत मिलती है, और जब हमारे घास को ताकत मिलेगी तो वह दवाई का असर कम दिखाएगा, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कम से कम 8-10 दिन का गैप रखें, ताकि पालकिया जई जितना भी जो घास हमारी गेहूं में पनपा हुआ है वो सारा का सारा खत्म हो जाए। उसके बाद में आप इस तरह की खाद का स्प्रे आप कर सकते हैं, जो आपकी फसल को अच्छी ग्रो कराएगा, हरा भरा रंग भी लाएगा और ताकत और पोषक तत्व भी पूरे कराएगा। अब की बार तापमान थोड़ा ज़्यादा है, तापमान अभी गिरने ही वाला है, फसलें हो सकता है अच्छी हो, बरसात की ज़्यादातर कोई संभावना मौके पर नहीं बन रही है। पहले महीने में बता रहे हैं कि कोई सख्त पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उससे बरसात हमारे एरिया में हो सकती है। परंतु जब तक बरसात हो या बरसात में जो फ़ायदा हमारी फसलों को हो, तब तक हम फसल को अच्छी रखने के लिए 1 या 2 स्प्रे इस तरह के घोल की कर सकते हैं, जिससे हमारा पैसा भी बचेगा और रिजल्ट भी बाज़ार से जो हम सामान खरीद के ले आए उससे बेहतर मिलेगा। इसलिए किसान साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ और किसान के पैसे या मेहनत बचाने की कोशिश करता रहता हूँ। कृपया करके यदि इसी तरह की जानकारी पाने के आप इच्छुक हैं या आप तक इस तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात की आप सोच रखते हैं, तो आप चैनल से जुड़िए, इसके सामने वाली घंटी को दबाइए, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, उनकी भी फसल हरी भरी हो। तो हम सबका साथ जब होगा, हम सबके खेतों में अच्छी फसलें होगी, तो हम सबका जो है मन अच्छा लगेगा। हम जहाँ भी जाएंगे या कोई दूसरा
दूसरे गांव का किसान हमारे खेतों से गुजरेगा तो हमारे गांव का, हमारे भाई का, हमारे किसानों का जो मेहनत का फल होता है, किस भी फसलें अच्छी हैं उसका जिक्र भी होगा और वो भी ये काम करने की कोशिश करेगा, किसान का फ़ायदा भी होगा। इसलिए इतनी सी बात करने के साथ साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और आप सबका वीडियो सुनने के लिए या प्यार देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।